नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में रविवार रात को एक बड़ा ही भयानक, दिल दहला देने वाला हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था। यहां पर एक निर्माणाधीन घर के अंदर सो रहे मां और बेटे को बड़ी ही बेदर्दी से सिर पर वार करके मौत के घाट उतार दिया गया था। तब से पुलिस इस हत्याकांड की तलाश में जुटी हुई थी। प्रतापगढ़ में मां और बेटे की बेरहमी से हत्या हुई, सिर कूचकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। घर के अंदर जहां लाशें बिछी थी, वहीं घर के बाहर चीख पुकार गूंज रही थी। पहले परिजनों ने शक पड़ोसियों पर जताया, जमीनी विवाद की बात सामने आई, लेकिन जब पुलिस ने सच की परतें खोजना शुरू की तो जो सच सामने आया उसे जानकर हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि कातिल कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपना शख्स निकला, बल्कि कहें वो शख्स निकला जिसे इस परिवार ने बेटे की तरह माना हुआ था। इस शख्स पर यह परिवार आंख मूंद कर भरोसा करता था और इसी का इसने फायदा उठाते हुए इस पूरी हत्या की वारदात की साजिश रची। इसका इस घर पर बेधड़क आना जाना था। वहीं इस खौफनाक डबल मर्डर का मास्टरमाइंड जो है वो कोई और नहीं, इस घर का भतीजा था, जो पिता के ना होने पर, पिता की गैर मौजूदगी में, चूंकि पिता मुंबई में काम करता था, यहाँ पर बड़े बेटे की तरह जो है पूरे काम की जिम्मेदारी संभालता था। और जो तीनों बेटियां हैं वो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। कहा जाता है कि आखिरकार ये भतीजा हत्यारा क्यों बना, तो इसके पीछे है अवैध रिश्तों, धोखा और गुस्से में उठाया गया खौफनाक कदम की वो कहानी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये सब भी क्या हो सकता है। जिस तरीके से इस पूरी वारदात का सच सामने आया है, अब पूरे गांव के लोग सन्न हैं। गांव में अभी भी कई लोग हैं, उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि भतीजे ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उसने चाची के सिर पर कुदाल मारकर उन्हें मौत के घाट उतारा। उनकी चीख सुनकर जब बेटा जगता है तो बेटे को भी मौत के घाट उतारा, और फिर उसने अपने आप को बचाने के लिए किस तरह से बेटियों को इस्तेमाल किया ताकि बेटियां इस बात पर अड़ जाएं कि जो पड़ोसी है जिनके साथ उनकी जमीन का विवाद चल रहा है वो ही इस हत्याकांड में शामिल हैं, और बार बार बेटियां उसी का नाम ले, तो उसने बड़ी ही चालाकी के साथ बेटियों को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन हत्यारे की लाख कोशिशें जो हैं, कहें सच को छुपा नहीं पाती, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, और इन्हीं कमियों की बदौलत जो है पुलिस ने आखिरकार सच को खोज निकाला और हत्यारे भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की गई तो उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जुर्म कबूल करने के दौरान पुलिस ने उसने जो बताया कि हाँ, मैंने ही चाची और भतीजे की जो चाची और भाई की जो है हत्या की वजह जो है अब वो आप सुनेंगे तो और हैरान कर देंगे। दरअसल हत्या के पीछे की वजह था चाची के साथ प्रेम प्रसंग। बताते हैं कि 2 साल से भतीजे का चाची के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन इस दौरान चाची का किसी और युवक से भी प्रेम संबंध हो गए, और इस बात की जब भनक भतीजे को लगती है तो वो आग बबूला हो उठा और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस बात को लेकर कई बार उसका चाची से विवाद हुआ, लेकिन हर बार चाची किसी न किसी तरीके से इसे मना लेती। लेकिन कुछ दिनों पहले एक बार फिर से उसका शक सही साबित हुआ और उसने चाची को वीडियो कॉल करते हुए रंगे हाथ किसी से बात करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद उसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची और अपने अवैध संबंधों के लिए चाची को मौत के घाट उतार दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। और जैसा कि हम अपनी हर खबर में कहते हैं, इस खबर में आपने एक बात नोटिस की होगी, जब हमने आपको पिछले ये खबर दिखाई थी तब इस खबर में जो बेटी थी, बड़ी बेटी, वो इस पुलिस की जांच पड़ताल पर सवाल उठाई थी। उसका कहना था कि पुलिस जिन पर हमने शक जताया है उनसे कम पूछताछ कर रही है, बल्कि हमसे और हमारे जो भाई हैं, चचेरे भाई, जिन पर हम अपने आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, पिता के ना होने पर, पिता की गैर मौजूदगी में जो है
हमारे वो ही सब कुछ हैं, वो ही सब कुछ करते थे, पुलिस उनसे सबसे ज्यादा पूछताछ कर रही है। बेटी ने ये तक कहा कि पुलिस जिस तरह से पूछताछ कर रही है ऐसा लग रहा है पुलिस हम पर शक जता रही, जबकि हमारी ही माँ और हमारे ही भाई की हत्या हुई है, तो भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन अब पुलिस का जब सब सामने आया है तब सबके मुंह खुले के खुले रह गए, किसी को यकीन नहीं हो रहा है ऐसा भी हो सकता है। हम पूरी खबर आपको बताते हैं, उससे पहले हम आपको जो बेटी है उसने जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो किस तरह से पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया था वो हम आपको सुनाते हैं, फिर पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला ये समझ में आ सके कि आखिर प्रतापगढ़ में इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी कितनी उलझी हुई थी और पुलिस ने कितनी सफाई से इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया है। उनके पूरे कुलघर ने धमकी दी थी। क्या क्या नाम है उनके? पिता का नाम मंगरू राम मौर्य है, अच्छा बेटे का नाम पवन कुमार मौर्य, अशोक कुमार मौर्य, राजकुमार मौर्य, जो अच्छा कि राजकुमार मौर्य सबसे मेन मुद्दा है। अच्छा इन्होंने एलएलबी कर चुका है और एलएलबी करके 2-3 महीने से कचहरी में ही बैठ रहे थे। अच्छा और इनके छोटे भाई विजय कुमार मौर्य, किशन लाल मौर्य और इनकी बहन गुंजन मौर्य। अच्छा। तो पुलिस ने कल सूचना मिली है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे में आप यह बताएं कि जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिसमें आप जिनके नाम गिना रही हैं उनमें से कोई गिरफ्तार किया गया है कि नहीं? कोई नहीं गिरफ्तार किया गया है, अच्छा अभी कोई नहीं सब गिरफ्तार झूठा किया गया। प्रचलन बता रहे हैं। तो जो गिरफ्तार किए गए हैं लोग कौन लोग हैं? कोई नहीं गिरफ्तार किए गए हैं। और आप एक अपने भाई की बात कर रही थी। मेरे भाई चचेरे भाई है रंजीत कुमार मौर्य के बेटे रणबहादुर मौर्य, अच्छा हमको और मेरी बहन को और रणबहादुर मौर्य को तीनों साथ में थाने लेके गए, वहाँ पूछताछ की। उसके बाद अलग के रूम में उसको ले गए, पूछताछ की। कितना पूछताछ करेंगे, क्योंकि हम लोग लगभग 1 बजे यहाँ गए थे, तब से आए 9:30 बजे रात तक। इतना टॉर्चर कर करके हम लोग से ही पूछे तो मेरे भाई का क्या हाल करे होंगे। भाई को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? भाई को बोले अभी छोड़ देंगे तभी छोड़ देंगे, अभी इतना टाइम हो गया नहीं छोड़े हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हो बेटा? हम ये तो चाहते हैं कि मेरे भाई को छोड़े, जो सपोर्ट कर रहा था उन्हीं को क्यों गलत ठहराया जा रहा है। अच्छा क्योंकि मेरे पापा इतना समझदार नहीं थे, जो है हम अपने उन्हीं बड़े भाई को ही समझते थे। मेरा एक ही छोटा भाई था, सबसे बड़ा भाई मैं उन्हीं को समझती थी, सबसे समझदार भी थे। मेरा सपोर्ट मेरे कुलघर मेरे परिवार का भी वही सबका सपोर्ट करते थे। तो अभी आरोपी जिनके नाम आप बता रहे हैं कोई नहीं पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया है, सब थाने वाले झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हाँ। तो आप पुलिस प्रशासन से या शासन से क्या चाहते हैं? हम यही इतना चाहते को मेरे भाई को छोड़े, आगे जो भी कार्रवाई की जा रही है, जिसका नाम हम दर्ज कराए उनके बारे में खोजबीन किया जाए। जिनका नाम हम दर्ज कराए उनके में कोई जो है खोजबीन नहीं किया जा रहा, ना कोई पूछताछ किया जा रहा है। हमको, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है। पूछताछ होती है जिसके घर में 2-2 मर्डर हुआ है, लेकिन इतना पूछताछ नहीं की जाती है, बातों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये आपने बेटी का बयान सुना, इसमें बेटी किस तरह से कह रही कि पुलिस वाले हमसे घंटों घंटों पूछताछ करते रहे। चलो किसी की यहाँ हत्या होती पुलिस पूछताछ करती, लेकिन पुलिस जिस तरह से पूछताछ हमसे कर रही है ऐसा लग रहा है पुलिस हमको शक के घेरे में। वहीं इस पूरी बाइट के दौरान आपने सुना होगा एक अपने चचेरे भाई रणबहादुर मौर्य का नाम भी बेटी लेती है। वो कहती है कि हमारे भाई को घंटों घंटों पुलिस पूछताछ करी, जब हमसे इतनी देर पूछताछ करी तो हमारे भाई से भी पुलिस बहुत परेशान कर रही। हमारा भाई जबकि हमारा सब कुछ है, वो हमारा ख्याल रखता था। हमारा पिता जो कि बाहर थे, तो पिता की मैं गैर मौजूदगी में वही एक तरीके से कहें घर को संभाले हुए था। बेटियां अपने चचेरे भाई पर अंधर भरोसा करती थी, रणबहादुर मौर्य पर, लेकिन पुलिस दरअसल रणबहादुर मौर्य से इस वजह से पूछताछ ज्यादा कर रही थी क्योंकि पुलिस के शक के घेरे में रणबहादुर मौर्य था। और आखिरकार पुलिस का शक सही भी साबित हुआ। रणबहादुर मौर्य ने ही अपनी चाची और अपने चचेरे भाई को मौत के घाट उतारा। कुदाल से बड़ी बेदर्दी से उसने इनकी हत्या की थी और हत्या की वजह थी प्रेम संबंध, चाची के साथ प्रेम संबंध, अवैध संबंध। और फिर इसमें जलन आई, इसमें नफरत आई और फिर हुआ गुस्से में आकर लिया गया एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। चलिए अब हम पूरी खबर आपको बताते हैं, उससे पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबर दिखा रहे, तो आप हमें आर्थिक तौर पर
मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद की है। हम इन सभी के आभारी हैं। इसी तरह से आप भी हमें अपना सहयोग दे सकते हैं अगर आपको ठीक लगे। चलिए हम आपको अब पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि आखिर कैसे पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया। जैसा कि आपको पता है, ये घटना, जैसा कि हमने बताया कि घटना है यूपी के प्रतापगढ़ जिले के अंतु थाना क्षेत्र की। यहाँ पर पारा हमीदपुर गांव है और इसी पारा हमीदपुर गांव के रहने वाले थे दिनेश मौर्य। दिनेश मौर्य जो हैं वो मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते हैं। यहीं पर जो गांव में इनका पुश्तैनी घर था, घर से ही दूर पर इन्होंने खेत में जो है इनकी जमीन जहां थी वहां पर एक छोटा सा घर बनवा रखा था। अब उस घर के पीछे एक और जो है घर को अपना बड़ा करवाते हुए निर्माणाधीन काम चल रहा था, एक घर का काम चल रहा था। उस निर्माणाधीन मकान और जो बना हुआ मकान है, उस मकान में जो है गांव में इनकी पत्नी शिव शक्ति, जिनकी उम्र करीब 40 साल के आसपास है, वहीं इनका 14 साल का बेटा औरब जिसका नाम था, वो यहाँ पर रहते थे। इनकी 3 बेटियां, दिनेश मौर्य की 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी वंशिका, उम्र करीब 20 साल, दूसरी बेटी रितिका, उम्र करीब 19 साल और सबसे छोटी बेटी 16 साल की अर्पिता। ये तीनों बेटियां जो हैं प्रतापगढ़ शहर में विवेक नगर में किराए का कमरा लेकर रहती हैं। रितिका और वंशिका बाबागंज स्थित शॉपिंग मॉल में नौकरी करती हैं, वहीं अर्पिता कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही है। तीनों बेटियां पढ़ने में अच्छी हैं और इन तीनों बेटियों ने कहें रितिका और वंशिका जो है इन्होंने ग्रेजुएशन भी अपना कर लिया है। अब ये भी कमा रही थी, पिता भी कमा रहे थे, तो अच्छी खासी कमाई हो रही थी। इस वजह से ये अपना घर का निर्माण भी काम कर रहे थे। इस मामले में अब हत्या वाले दिन बात आते हैं। दिनेश की भतीजी विनीता मौर्य ने बताया कि घर के पीछे जो खेत वाला घर है, उस घर के पीछे एक घर का निर्माणाधीन मकान चल रहा है। निर्माणाधीन एक मकान का काम चल रहा है, वहां पर शटरिंग लगी हुई। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे शटरिंग मिस्त्री जो है राम सिंह सरोज जो है वो काम करने के लिए पहुंचता है। उसने घर में आवाज लगाई, भाई भतीजे को बुलाया, जो लड़का था औरब, उसे आवाज दी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। जो मालकिन थी शिव शक्ति, उनको बुलाया तो उनकी तरफ से भी कोई आवाज जब नहीं आई। 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी जब कुछ जवाब नहीं मिला तो जो मिस्त्री था राम सिंह सरोज वो घर के अंदर जाता है। वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि कमरे में जो है जो शिव शक्ति हैं और उनके बेटे अगल बगल दोनों चारपाई में दोनों की लाशें खून से सनी हुई पड़ी हैं। लिहाजा वो तुरंत ही शोर मचाते हुए घर से बाहर निकलता है और गांव में पहुंचता है। जैसे ही इस बात की खबर गांव में लगती है, गांव के लोगों की भीड़ लग जाती है। वहीं इनके रिश्तेदार जो थे वो सब भी घर के अंदर पहुंचते तो देखते हैं कि शिव शक्ति और बेटे की लाश पड़ी हुई है और उनके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया। तुरंत ही अंतु थाना पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। थाना अध्यक्ष अभिषेक सिरोही जो है मौके पर पहुंचते हैं, फॉरेंसिक टीम बुलाते हैं और जांच पड़ताल की जाती है। वहीं 3 बेटियों को भी इस हत्याकांड की सूचना दे दी जाती है कि भाई आपकी माँ और भाई की हत्या कर दी गई। तीनों बेटियां भी चीखते चिल्लाते हुए गांव घर पहुंच जाती हैं। वहीं दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलने पर तमाम पुलिस अधिकारी भी एसपी दीपक भूकर और तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जांच पड़ताल शुरू कर जाती है। जिस तरह से हत्या की वारदात थी, पुलिस को यह साफ था कि सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया है इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर इस हत्या की वारदात को अंजाम किसने दिया। इस गुत्थी को सुलझाना था क्योंकि वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इस दौरान फॉरेंसिक टीम को जुटाया गया। इसके अलावा 2 से 3 टीमें बनाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। वहीं जो मृतक शिव शक्ति की 3 बेटियां थी, वंशिका और रितिका और अर्पिता, रोते रोते बस एक ही बात बार बार कह रही थी कि हमारे पड़ोस में रहने वाले 3-4 लोग हैं जिन पर उन्होंने शक जताया कि इन्होंने ही हमारी माँ और भाई की हत्या की। हत्या की वजह वो बता रही थी कि जमीन विवाद के चलते जो है राजकुमार करके नाम था, उसके ऊपर हत्या का शक जता रही थी और उसके परिवार के लोगों पर कि इन्होंने ही हमारे परिवार को मारा है और इन्हीं ने ही सब कुछ किया है। लिहाजा पुलिस ने शुरुआती जांच के तौर पर जिनके ऊपर शक जताया गया था 5 लोगों में से 4 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन इनसे पूछताछ के दौरान सख्ती से पुलिस पूछताछ करती, तब भी पुलिस को कुछ ऐसा नहीं पता चलता जिससे ये हो कि हाँ इनका हत्या में इन्वॉल्वमेंट। अब इसके बाद चूंकि
अक्सर हत्याकांड की वारदातों में ये देखा गया है कोई न कोई करीबी शामिल होता है। लिहाजा पुलिस ने अब करीबियों के ऊपर नजर डालना शुरू की। पुलिस ने बेटियों से पूछताछ की। इसके अलावा जो भतीजा सबसे ज्यादा घर में करीब था, पिता चूंकि मुंबई में थे तो सारा घर का कामकाज कहा जाता था कि जो भतीजा था रण बहादुर मौर्य, यही जो है सारा कुछ देखता था। और पिता या तीनों बेटियां, इनको इस पे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था। एक तरीके से कहें सबसे इस घर का बड़ा बेटे के तौर पर ये था। यहाँ पर पुलिस ने तीनों बेटियों और रण बहादुर मौर्य से पूछताछ की। तो बेटियां जब पूछताछ पुलिस अब जाहिर सी बात है, जब दूसरे से कुछ नहीं मिला तो इनसे ही कुछ ढूंढने के लिए पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही थी और घंटों घंटों तक पूछताछ कर रही थी। बेटियां और भतीजा जो हैं, जब पुलिस की पूछताछ बढ़ी तो बेटियों ने इस बात का विरोध भी किया कि पुलिस हमको ही शक के घेरे में खड़ा कर रही, हमारे ही माँ हमारे ही भाई की हत्या हुई और ऐसा जिस तरह से पुलिस हमारे साथ व्यवहार कर रही है, ऐसा लग रहा है कि पुलिस को हम पर शक है और जिन पर हम शक जता रहे हैं पुलिस उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही, उनसे कोई कार्रवाई नहीं करी। ऐसे में लोगों का गुस्सा होना भी लाजमी था कि यार ये क्या बात है, जिस घर की माँ और बेटी की हत्या हुई उसी घर के लोगों को तुम पूछताछ के लिए ज्यादा कर रहे हो। और सबसे ज्यादा पुलिस पूछताछ कर रही थी रण बहादुर मौर्य के, और क्योंकि रण बहादुर मौर्य के खिलाफ जो है पुलिस को कुछ ऐसा मिला था जो पुलिस को लग रहा था कि रण बहादुर मौर्य का इस पूरे मामले में कुछ इन्वॉल्वमेंट है। बेटियों का विरोध भी हुआ। बेटियों ने इस बात के खुले तौर पर मीडिया से बात करते हुए बड़ी बेटी ने ये कहा कि जो हमारे भाई हैं रण बहादुर मौर्य, उनसे पुलिस घंटों घंटों पूछताछ कर रही है, उन्हें टॉर्चर कर रही है और हम पर ये पूरा पुलिस लगता है ऐसा है मिली हुई टाइप का उसका कहना था। लेकिन जब पुलिस की पूछताछ, पुलिस की जांच आखिरकार रंग लाई और जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा के रख दिए। दरअसल इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, वो शख्स निकला जिस पर तीनों बेटियां, पिता, सब पूरा परिवार कहें आंख मूंद कर भरोसा करता था। ये था भतीजा रण बहादुर मौर्य, जिसको बचाने के लिए बेटी ये कह रही थी कि पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, वही भतीजा इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। कहा जा रहा है कि पिता के ना होने पर भतीजा ही सारे कामकाज में परिवार की मदद करता था। पुलिस के जांच के दौरान पता चला कि भतीजा रण बहादुर मौर्य अक्सर शिवपत्ती से फोन पर, पुलिस ने देखो 3-4 टीमें बनाई। एक टीम जो है सर्विलांस की मदद ले रही थी, यानी मोबाइल की डिटेल निकाला, सीडीआर की जो शिव शक्ति हैं उनके फ़ोन पर किसका फ़ोन सबसे ज़्यादा आते थे, किन लोगों से वो फ़ोन पर बातचीत करती थी, जिन लोगों की बातचीत होती थी वो लोग कौन कौन हैं, क्या बातचीत की वजह होती थी, ये सब तमाम पहलुओं को ध्यान रखकर जो है पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। ठीक है, तो पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि रण बहादुर मौर्य का जो अपनी चाची है उसके फ़ोन नंबर पर कई बार अक्सर बहुत ज़्यादा बातचीत का रिकॉर्ड पुलिस को मिला। इससे पुलिस को शक हुआ। वहीं दूसरी बात, पुलिस को ये पता चला कि जब ये शटरिंग वाला जो था सोमवार की सुबह जब पहुंचा, इससे पहले रण बहादुर मौर्य ने उस शटरिंग वाले को कई बार फ़ोन करके ये कहा कि घर पहुंच जाओ और काम शुरू करो। इससे भी पुलिस को ये शक हुआ कि आखिर ये बार बार क्यों उस शटरिंग वाले को फ़ोन कर रहा था। शटरिंग वाले ने ये बात पुलिस को बताई थी कि हमको रण बहादुर भैया का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि घर आ जाओ और काम शुरू करो। इस तरह से बातचीत हो, जब हम लोग घर पहुंचे तो ये सब हमें मिला। तो पुलिस को इन बातों से रण बहादुर पर शक हुआ। इसी वजह से पुलिस बार बार इससे जब पूछताछ करे तो इसके जवाब जो हैं हर बार कुछ ना कुछ बदलाव मिले। इससे पुलिस का शक और पुख्ता हुआ और आखिरकार जब पुलिस ने सख्ती की तो इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने माना कि हाँ, मैंने ही चाची शिव शक्ति और अपने चचेरे भाई औरब की कुदाल से सिर पर वार करके हत्या की और फिर अपने आप को बचाने के लिए पूरा साजिश रचा। अब कैसे इसने अपने आप को बचाने की साजिश रची वो सब भी हम आपको बता देते हैं। कहा जा रहा है पुलिस के अनुसार जो है आरोपी रण बहादुर मौर्य का अपनी चाची शिवपत्ती देवी, जिनकी उम्र करीब 40 साल के आसपास है, उनके साथ पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। क्योंकि जो चाचा थे वो मुंबई में काम कर रहे थे, यहाँ पर ये और बेटा रहता था, इसका घर आना जाना होता था। इसी चक्कर में जो है इसका उनसे चाची के साथ प्रेम संबंध हो गया।
शिवपत्ती देवी के पति दिनेश मौर्य मुंबई में रहकर मजदूरी करते थे। इसी दौरान रण बहादुर घर में आना जाना था और जो दिनेश मौर्य थे वो भी रण बहादुर पर बहुत भरोसा करते थे। कोई भी काम वाम होता था तो वो कहते थे भाई बेटा मदद कर देना, और वो मदद कर भी देता था। इस वजह से पूरा परिवार को इसने भरोसा हासिल कर रखा था, लिहाजा कोई किसी को इस बात को लेकर शक ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ ये कर सकता है। 2 साल से प्रेम संबंध चल रहे थे। जांच में सामने आया कुछ समय बाद, मतलब रण बहादुर के साथ तो संबंध थी, लेकिन पुलिस की पूछताछ में रण बहादुर से जो पता चला वो ये था कि शिव शक्ति का कुछ एक और अन्य युवक से बातचीत फोन पर हो रही थी। इस बात की जानकारी मिलने पर रण बहादुर ने उसे एक बार वीडियो कॉल पे किसी से बातचीत करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद दोनों के बीच में विवाद हुआ। यानी रण बहादुर 120 से खूब प्यार करने लगा था, लिहाजा दोनों के बीच में एक बार उन्होंने रण बहादुर ने वीडियो कॉल करते हुए, वीडियो पे किसी से बातचीत करते हुए चाची शिव शक्ति को देख लिया, जिसके बाद ये और उनके बीच में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। हालांकि बताते हैं, रण बहादुर का कहना है कि जो चाची थी उसने इसे किसी तरह से शांत कराया और अपनी बड़ी बेटी की शादी तक का आश्वासन इसे दिया कि हम अपनी बड़ी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कराएंगे, ताकि हमारा रिश्ता बना रहेगा, तुम्हारा आना जाना होता रहेगा, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। तो इस बात मामला शांत हो गया। लेकिन रण बहादुर अंदर ही अंदर इस बात को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह महिला और कई लोगों से जो उसको ये पता चला कि जब कि हमारे इतने कहने के बाद भी, हमारा झगड़े करने के बाद भी ये जो है चाची ये किसी और युवक से बात करना बंद नहीं कर रही हैं, तो ये बात उसे पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर रण बहादुर जो है वो गुस्से में रहता था। उसके कई बार मना करने के बाद भी जब शिव शक्ति नहीं मानी, वो लगातार उसकी बातचीत जारी रही। तो बताते हैं कि 15 मार्च की रात रण बहादुर माफ करना चाची के घर, चाची शिव शक्ति के घर पहुंचता है आधी रात को। यहाँ पर वो देखता है कि चाची फिर से फोन पर वीडियो कॉल पर किसी दूसरे युवक से बातचीत कर रही हैं। इस पर वो गुस्से में आ जाता है और चूंकि घर का काम चल रहा था तो कुदाल वगैरह पड़ी रहती है, उसने कुदाल उठाया और अपनी चाची शिव शक्ति के सिर पर सीधे जोरदार वार किया। चाची की जो है जब कुदाल पड़े तो चीख निकली। चीख सुनकर बेटा जग गया, जिसके बाद बेटा को भी उसने कुदाल से कई वार कर वहीं बिस्तर पर ही मौत के घाट उतार दिया। दोनों की हत्या करने के बाद वो बड़ी सफाई से वहां से चुपचाप निकल गया, बिना किसी की नजर में आए हुए। अगले दिन बताते हैं, जब सोमवार की सुबह एक शटरिंग मजदूर जब काम पर पहुंचा तो उसने खून से लथपथ शव देखे, शोर मचाया। तब पूरा मामले की जांच पड़ताल शुरू की। शुरुआत में परिजनों ने जमीन विवाद की आशंका जताई। पुलिस ने उस मामले में जांच की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला और जांच के दौरान अवैध संबंध से जुड़ा मामला निकला। पुलिस को शक तब गहराया जब मजदूर ने बताया कि उसे घर पर बुलाने वाला रण बहादुर ही था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में लगातार बयान बदलता रहा, लेकिन जब उसकी कॉल डिटेल और सोशल मीडिया चैट खंगाली गई तो पूरा मामला सामने आ गया। इसके बाद जो है रण बहादुर ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। हत्या के साक्ष्य छिपाने के लिए रण बहादुर ने अपने कहे जिस दिन हत्या की वो तुरंत ही वो महली मंडी है वहां सब्जी बेचने चला गया और इस दौरान वो मजदूर को सुबह सुबह ही फोन करने लगा कि शटरिंग वाले पहुंच जाना, काम शुरू कर देना, हम यहाँ मंडी पे हैं काम के लिए। तो ताकि जब वो जाएगा वो घटना की बात बताएगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ जब ये घटना हुई तब जो भतीजा था वो गांव में ही नहीं मौजूद था। तो इस पूरी प्लानिंग के साथ पहले अपना मंडी चला गया, वहां से मजदूर को फोन किया जो शटरिंग वाला था कि भाई पहुंच जाना, अपना काम देख लेना। और जब शटरिंग वाला पहुंचता है तो भाई चिल्लाता है कि देखो यहाँ पे हत्या हो गई। अब शटरिंग वाले से पूछा जाएगा तो ये तो यही कहेगा कि हाँ भाई अब वो भैया तो वहाँ मंडी में थे। तो अपने आप को बचाने के लिए उसने ये पूरा प्लान बनाया। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि रण बहादुर ने ही जो है शिवपत्ती की तीनों बेटियों को इस तरह से पूरे दिमाग में उनको ये भरा कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई का हत्यारा कोई और नहीं राजकुमार है, क्योंकि तुम तो बेटा बाहर रहते थे, हम यहाँ रहते थे, हम देखते थे राजकुमार जो है तुम्हारी माँ के साथ झगड़ा करता था, वो उनको जमीन का जो लफड़ा चल रहा था उसके चलते अक्सर धमकाता था
और इस तरह से उनके दिमाग में एक ही बात बार बार भर दी कि हाँ, राजकुमार ही हत्यारा है, राजकुमार ही हत्यारा है। लिहाजा जब पुलिस ने बेटियों से पूछताछ की तो वो बार बार की बात दिमाग में जो डाली गई थी, उसी दिमाग की बात डालने की वजह से जो है बेटियों ने सीधे सीधे राजकुमार के ऊपर हत्या का आरोप लगा दिया कि उसने ही हत्या की। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तब कुछ ऐसा मिल नहीं पाया जिनके ऊपर आरोप लगाया गया। वहीं जब शिवपत्ती की फोन रिकॉर्ड निकाले गए, रणबहादुर के फोन रिकॉर्ड निकाले गए, तो ये पता चला कि रणबहादुर और शिवपत्ती के फोन पर खूब बातचीत होती थी। वहीं ये भी पता चला कि जिस दिन हत्याकांड हुई उस दिन जो रणबहादुर का मोबाइल लोकेशन उसी घर पर था, उस रात में, उस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट से समय तो पता चल जाता है। वहीं ये भी पता चला कि हाँ, मजदूर को कॉल करने वाला कोई और नहीं, रणबहादुर था। अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। रणबहादुर मौर्य को जेल भी भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा हम आपको वो भी सुना देते हैं। हमने पूरी वैसे कहानी बता दी, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या कहा गया वो भी सुनिए। अंतो थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है पारा हमीरपुर, उसमें 16 तारीख को एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें मां और बेटे की घर पे ही सिर में जो चोट मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इसमें हमारी जो टीम्स हैं, एसओजी की टीम्स और थाने की टीम अनावरण के लिए लगी थी और इस घटना का पुलिस के द्वारा इसमें सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो अभियुक्त है रण बहादुर, जो कि इसका जो मृतका थी इसका भतीजा भी लगता था, उसके द्वारा ही ये मर्डर की जो घटना है वो कारित की गई थी। और इसके पीछे इसका मेन मोटिव ये था कि इसके उस महिला के साथ संबंध थे और वो महिला जो मृतका है वो किसी और से बात करने लग गई थी इसी बात से। और जिस दिन ये शाम के टाइम में, जिसमें रात में इसने घटना की है, 10:30 बजे ये पहले मिलने गया था महिला से और उसके बच्चे से। उसी टाइम पे इसने देखा कि वो किसी और से बात कर रही है वीडियो कॉल पे, तो तभी इसकी उस टाइम पे इससे बहस हुई। और जब बाद में थोड़ी देर इसने बाहर वेट किया और जब वो लेट गए थे दोनों, उसकी माँ और बेटा, तब अंदर जाके इसने कुदाल से उनके सिर में चोट मार के उनकी दोनों की हत्या की। उसके बाद पूर्व से सुनियोजित तरीके से इसने मॉर्निंग में यहाँ चिलबिला मंडी में अपना जो कृषि का इसका जो सामान था सेम, वो बेचने के लिए यहाँ पे आया। और फिर जो नौकर थे जो शटरिंग का काम कर रहे थे, मजदूर थे, उनको इसने कॉल करके बताया कि वहां जाके उस महिला के घर में जाके उससे बात कर लें, देखें उसको, ताकि ये जब उसको कोई भी उसकी बॉडी को सपोर्ट करे तो उस टाइम पे इसकी गांव में मौजूदगी ना रहे। तो इस तरह से इसने पूरा प्लानिंग के तहत ये जो मर्डर है ये किया था और अवैध संबंधों के चलते इसने ये घटना कारित की। सर, ये बेटियों का क्या रोल है इसमें? देखिए, इसमें अभी तक की इसमें पूछताछ में जो मेन जो घटना जो कारित की गई है वो रण बहादुर के द्वारा ही की गई है। बट इसमें प्लानिंग में या एग्जीक्यूशन में या असिस्टेंस में और कौन लोग इन्वॉल्व थे वो विवेचना भी प्रचलित है इसमें। और जो भी लोग इसमें अन्य भी ऐसे किसी भी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित। तो इस तरह से पुलिस ने रविवार रात हुए हत्याकांड का खुलासा आज शुक्रवार को नहीं, गुरुवार की रात को ही कर दिया था, लेकिन पूरी डिटेल आने में थोड़ा समय लगा। इस वजह से हम पूरी खबर रात में ही नहीं बता पाए, नहीं तो हम पूरी खबर रात में बता देते हैं। अब जब पूरी सच सामने आया तो हमने आपको बताया कि किस तरह से भतीजे ने अवैध अनैतिक प्रेम संबंधों के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और एक बार फिर से हत्यारा वो शख्स निकला जिस पर पूरा परिवार आंख मूंद कर भरोसा करता। इसीलिए कहा जाता है ये कलयुग है, यहाँ पर कोई भी भरोसा लायक नहीं। एक बार अपना सगा भी जब उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो ये तो भी चचेरा था। प्रेम संबंध जहाँ पर भी होते हैं, अवैध और अनैतिक प्रेम संबंध होते हैं, वहाँ पर तो बर्बादी निश्चित है। यहाँ पर भी यही हुआ। एक परिवार, एक पति काम पर बाहर था इस भरोसे पर कि पत्नी, बच्चे और वो सब हैं, वो आगे वहाँ पर गांव में उसके घर की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। पति अपने कमाई में व्यस्त था, बेटियां भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी, लेकिन पत्नी अपनी जिम्मेदारी, अपनी मर्यादा भूल गई। पहले जो भतीजा था उससे प्रेम संबंध हुए। भतीजे का कहना है कि हमें भी धोखा दे रही थी, किसी और से फ़ोन पर बातचीत करती थी, वीडियो कॉल करती थी। इस बात को लेकर जो है हमारे बीच विवाद होता था। जब हम झगड़ा होता तो कह देते कि नहीं हम किसी से बात नहीं करेंगे फलाने का ना, और जब हम नहीं होते तो फिर से फ़ोन पर बातचीत करने लगे। क्योंकि अब भतीजा खुद गलत कर रहा था, लेकिन इस कदर से कहना है वो सच्चे दिल से होने वाला कि उसको सच्चे दिल से मोहब्बत कर बैठा। इस वजह से उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसे धोखा दिया जा रहा है। वो
चाची अपने पति को धोखा दे रही, ये उससे बर्दाश्त था, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त था कि चाची उससे धोखा दे। लिहाजा जब उसे ये सब पता चला कि हम ये वीडियो कॉल पर बात करती हैं, उसने चुपचाप जाके वहाँ देखने की कोशिश की। 15 मार्च की रात को देखा कि वीडियो कॉल पर बातचीत कर रही हैं, बेटा बगल में सो रहा है और किसी युवक से बातचीत चल रही है। तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसे लगा कि बार बार मना करने के बाद भी ये मान नहीं रही हैं, तो फिर अब मुझसे सहा नहीं जाएगा, और इसी ना रहने की वजह से जो है उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन वाकई में इस हत्याकांड का खुलासा जो है हैरान कर देने वाला है। सबको लग रहा था कि पड़ोसियों ने ही ज़मीन के चलते, ज़मीन विवाद, पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि बेटियाँ सबसे रो रो कर यही कह रही थी, पूरा परिवार, पूरे गाँव के लोगों को यही लग रहा था। लेकिन इसीलिए कहते हैं पुलिस जब कार्रवाई, जांच पड़ताल शुरू करती है तो कई बार ऐसे सच सामने आते हैं जो बहुत परतों में छुपे रहते हैं, जिन पर कहते नहीं, कई बार कातिल आंखों के सामने होता है लेकिन उस पर नजर नहीं पड़ती, क्योंकि वो शराफत का चोला ओढ़कर, पीड़ित का चोला ओढ़कर कई बार आपके सामने खड़ा होता है। यहाँ पर भी यही था कि रण बहादुर मौर्य तीनों बेटियों के साथ बराबर जो है इंसाफ की मांग कर रहा था, बराबर ये लड़ा हुआ था कि हाँ, हमारी चाची, हमारे भतीजे को है इस तरह से बेदर्दी से मारा गया है और कार्रवाई की जाए। और वो जानबूझकर पूरा माहौल बना रहा था कि ये पड़ोसी हैं, इन्होंने ही मारा है, इनको पकड़ा जाए, इनका एनकाउंटर किया जाए, हत्या का बदला हत्या, इस तरह की तमाम ढोंग कर रहा था। सबको लग रहा था, बताओ बेचारे को कितना दुख है। सबको लगता था इसको बेटे की तरह मानते थे, इसीलिए इसको इतना दुख हो रहा है। अब गांव के लोगों को पता चला कि ये बेटा नहीं, ये तो बाप बनना चाह रहा था। तब गांव के हर शख्स जो है वो हैरान है कि हमारे गांव में ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का कभी मामला सामने आएगा, हमें यकीन ही नहीं हो पा। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।